हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 18 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर की क्लास को। आज हम 17 जनवरी और 18 जनवरी दोनों दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसे फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब 2023 का मिला है, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेस्सी। लियोनेल मेस्सी को लगातार नहीं, कुल मिलाकर तीसरी बार ये जो खिताब है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 मिला है। ठीक है, इससे पहले इनको 2019 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था, उसके बाद 2022 में मिला था। ठीक है, तो याद रखेंगे 2023 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा का जो अवार्ड है, खिताब है, वो किसको मिला है? लियोनेल मेस्सी को मिला है। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन बने कि महिलाओं में किसको दिया गया है फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, इनका नाम है आइटाना बोनमाती। ठीक है, आइटाना बोनमाती जो फुटबॉल प्लेयर हैं, इनका नाम है। ठीक है, और ये बार्सिलोना की प्लेयर हैं, इन्हीं को फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। याद रखेंगे इसको। बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, हमको बताना है। तो ग्लोबल फायर पावर ने एक रैंकिंग जारी की है, एक इंडेक्स जारी की है, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग अर्थात सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में भारत को जो रैंक मिली है उसका नंबर हो जाएगा 4। भारत जो है इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। ये जो इंडेक्स है ये बताती है कि किस देश की आर्मी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान जो मिला है यूएसए को मिला है, अमेरिका को, दूसरा स्थान रूस को मिला है, रशिया हो जाएगा, तीसरे पर चाइना है। ठीक है, और चौथे नंबर पर कौन है? अपना प्यारा देश भारत है। चौथे नंबर की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है कहाँ की? भारत की, याद रखिएगा। और पांचवें नंबर पर कौन है? तो पांचवें नंबर पर हो जाएगा साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया है? तो असम वैभव ये जो है सम्मान, ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसके लिए रंजन गोगोई जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भारत के पूर्व सीजेआई रह चुके हैं और ये 46वें नंबर के सीजेआई थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन से नंबर के थे? 46वें नंबर के सीजेआई थे और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉर्थ ईस्ट से सीजेआई बने हैं। ठीक है, इस समय कौन है? इस समय डीवाई चंद्रचूड़ हैं और ये कौन से नंबर के हैं? ये 50वें क्रम के हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं 50वें नंबर के सीजेआई ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक नज़र डालते हैं ऑप्शंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऑप्शंस हमेशा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही बना करके लाती हूँ। तो देखिए, सविता कंसवाल कौन है? सविता कंसवाल, इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, तेनजिंग नोरगे पुरस्कार। ठीक है, ये भारत की पर्वतारोही थी और इनको ही मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे पुरस्कार अभी 2023 में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। बी आर कंबोज कौन है? बी आर कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला था। और सुकृता पॉल कुमार कौन है? इनकी एक किताब है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, चर्चा में रहे हैं, तो इनके नाम भी आप लोग याद रखोगे। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ग्वाटेमाला के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम हो जाएगा बर्नार्डो एरीवाले। ठीक है, बर्नार्डो एलीवालो जो हैं ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम आप याद रखोगे बर्नार्डो एरीवालो। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शंस यहाँ पे देखो। ठीक है, बाकी के दो ऑप्शंस हम लोग और देखते हैं। ये रंजन गोगोई जो है, इस ऑप्शन को करेक्ट करिएगा, ये इसका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए। मैंने जो ऑप्शन डाला था वो था गैब्रियल एटल। ठीक है, गैब्रियल एटल। अच्छा, बाकी के तीन ऑप्शन जो देखते हैं, तो देखिए गैब्रियल एटल कौन है? फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? गैब्रियल एटल। ठीक है, दूसरा नाम है सुकेश मसरा। तो सुकेश मसरा कौन है? ये चाड के प्रधानमंत्री बने हैं, नए चाड के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम याद रखेंगे फेलिक्स त्स्केदी। ठीक है, फेलिक्स त्स्केदी कौन है? कांगो रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कौन? फेलिक्स त्स्केदी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हम किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए, ICC ने अभी
महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया है दिसंबर 2023 के लिए, तो इनका नाम हो जाएगा आपका दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, अगर पुरुष में पूछा जाए आप लोगों के सामने कि पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से दिसंबर 2023 के लिए कौन चुना गया है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा जेम्स कमिंस। ठीक है, जेम्स कमिंस को जो है आईसीसी ने दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ठीक, इन दोनों के नाम याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार वर्ष 2023 जिनको दिया गया है उनका नाम हो जाएगा जियानी इन्फेंटो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये पुरस्कार दिया किसने है, ये यूएई के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, और फीफा के जो हेड हैं उन्होंने इस पुरस्कार को दिया। अभी यूएई से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग देखते हैं। यूएई बहुत चर्चा में रहा था, तो देखो कोप 28 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कोप 28 का आयोजन हुआ था आपका यूएई में। 29 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो 29 का आयोजन हो जाएगा आपका अजरबैजान की राजधानी बाकू में। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों। और ठीक है, और यूएई में अभी I2U2 की भी मीटिंग हुई थी, तो उसमें I2U2 में कौन कौन शामिल था, I2U2 में हो जाएगा आपका, देखिए इंडिया था, इजराइल था, ठीक है, और यूएई और यूएसए। ठीक है, और इसकी जो मीटिंग है ये भी यूएई में ही हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद आ रही है, वो बताती हूँ मैं आपको यहाँ पर कि यूएई जो है वर्ष 2023 से 2027 तक जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यूएई करेगा। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, यूएई करेगा। अच्छा, अभी यूएई और भारत एक चीज़ के लिए और चर्चा में रहे थे, किस लिए कि भारत ने यूएई से कच्चा तेल खरीदा था और यूएई को पेमेंट किस में किया था, इंडियन करेंसी में किया था। ठीक है, इसलिए यूएई भी अभी चर्चा में था। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो अभी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की जो है रिपोर्ट जारी हुई है, MSCI ने जारी की है। ठीक है, तो इसमें भारत को जो है दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत दूसरे नंबर पर है। और इमर्जिंग मार्केट में पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है चाइना। ठीक है, पहले नंबर पर है चाइना। तो चाइना में चाइना को कुल 26.6% जो है यहाँ से बिजनेस होता है। यहाँ का मार्केट कैप्चर चाइना ने 26.6% मार्केट कैप्चर कर रखा है। वहीं दूसरे स्थान पर भारत है, इसने वर्ल्ड का 20% मार्केट कैप्चर कर रखा है। ये चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नेवल द्विपक्षीय अभ्यास जिसका कि नाम है अयुत्या का आयोजन किया गया है, तो देखिए अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया है। ये इसमें 2 कंट्रीज़ ने भाग लिया, द्विपक्षीय कह रहे हैं। नेवल मतलब जो हमारी नौसेना होती है, नौसेना ने भाग लिया था 2 कंट्रीज़ की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत और थाईलैंड के बीच अयुत्या का आयोजन किया गया था। अयुत्या का मतलब होता है अपराजय। ठीक है, अपराजय इसका मतलब होता है। तो इसका आयोजन किन दोनों देशों के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच किया गया था। और पहली बार इस तरीके का अभ्यास आयोजित किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, INS कुलिश ने हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखेंगे नाम INS कुलिश। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, तो भारतीय सेना ने एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है जिसका कि नाम है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन संभव। ठीक है, संभव जो है भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका कि फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, ये भारतीय सेना ने संचार के लिए संभव प्रणाली को विकसित किया है, लॉन्च किया है। और ये प्रणाली इतनी सुरक्षित है और इसमें डेटा इतना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा कि कोई भी यहाँ इसकी कॉल को सुन नहीं सकता। कोई भी तीसरा व्यक्ति, जिन 2 व्यक्तियों के बीच हो रही है उसके अलावा कोई तीसरा सुन नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही सुरक्षित प्रणाली होने वाली है। ठीक है, अभी 15 जनवरी को जब आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था, उसी मौके पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको।
जो इकोसिस्टम है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड भारतीय सेना ने लॉन्च किया है, क्या नाम है उसका, संभव हो जाएगा। ठीक, अच्छा अभी अगर आप लोगों को याद हो तो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऐप जारी किया गया था जिसका नाम था संदेश। ठीक है, संदेश जो ऐप है इसके द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में डॉक्यूमेंट साझा कर सकेंगे। ये भी सुरक्षित प्रणाली है, वो इसलिए क्योंकि इसमें केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस ही आपस में जुड़े होंगे, तो इसमें डेटा शेयरिंग जो है बहुत ही सिक्योर रहेगा, सीक्रेट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मेरा विद्यालय मेरा गौरव मिशन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मेरा विद्यालय मेरा गौरव मिशन शुरू किया है। ठीक है, याद रखेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो लोगों को जागरूक कर रही है और उनको बता रही है कि एक एक विद्यालय गोद लेने के लिए कह रही है, जिससे कि मेरा विद्यालय मेरा मिशन इस कंप्लीट हो सके और विद्यालय को और शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं कि हमें जब भी कोई भारत का राज्य मिलता है हम उसके स्टैटिक फीचर्स और उसका सारा करंट अफेयर एक क्लास में पूरा रिवाइज करते हैं, तो आज बारी है हिमाचल प्रदेश की, तो हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, पहले देखेंगे स्टैटिक फीचर्स, उसके बाद हम आएंगे करंट अफेयर्स पे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानियां दो हो जाती हैं, एक हो जाती है शिमला, दूसरी हो जाती है धर्मशाला। शिमला हो जाती है आपकी समर के लिए मतलब ग्रीष्मकालीन, और धर्मशाला हो जाएगी आपकी शीतकालीन राजधानी। ठीक है, सीएम कौन है? सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, और हाँ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरा सजेशन भी है, मेरी अपील है आपसे कि चूंकि ये रिवीजन करवा रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा, कि जिससे कि मैं जो मेहनत करती हूँ आपके वो काम आए और आप लोगों को चीज़ें याद रह सकें। ठीक है, तो आप लोग सारे मेरे साथ बोलते चलोगे। अब हम आएंगे नेशनल पार्क्स पे। मान लीजिए मैंने पूछा बताओ भाई हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ेंगे, तो आप लोग कहोगे ग्रेट हिमालयन, ठीक है, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल नारा। ठीक है, सिंबल नारा, ये सब कहाँ पर होंगे? ये हो जाएंगे आपके नेशनल पार्क। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल नारा कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन बने कि बताओ खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है, तो खीर भवानी मेला जो है आपका लगेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, बहुत बनता है ज्योग्राफी में, कई बार आते हैं कि हिमाचल प्रदेश के दर्रों का नाम बताइए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो आपका हो जाएगा शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा। शिपकिला, रोहतांग और बारालाचे दर्रे कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अब नदी घाटी परियोजनाओं को बताओ, तो पोंग और पंडोह, ये दोनों नदी घाटी परियोजनाएं, ये दोनों नदी परियोजनाएं कौन सी नदी पर हो जाएंगी? व्यास नदी पर हो जाएंगी। कहाँ पर पड़ेंगी? हिमाचल प्रदेश में पड़ेंगी। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर हो जाएगा। और चमेरा घाटी परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? चमेरा घाटी परियोजना हो जाएगी आपकी रावी नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे रावी नदी पर। अच्छा, अभी बताओ मुझे कि हिमाचल प्रदेश की कुछ चीज़ें थीं जिनको जीआई टैग मिला है। हम पुरानी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट आई थी अभी उनकी बात करते हैं। तो देखो, चंबा का रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू की शॉल, ठीक है, चंबा की चप्पलें, लाहौली मोजे और दस्ताने, इनको क्या मिला था? इनको हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला था। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बताओ भाई हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो आप लोग कहोगे स्नो लेपर्ड है। क्या है? स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का तो हिम तेंदुआ आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, आप एक कोई और राज्य भी है क्या? कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी भी है जहाँ का हिम तेंदुआ राज्य पशु बना है? हाँ बना है। तो लद्दाख ने अभी हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा पक्षी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का जुजराना, जिसे वेस्टर्न टोपोगन कहते हैं। वृक्ष हो जाएगा देवदार का, और फूल हो जाएगा गुलाबी बुरांस। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टैटिक फीचर्स। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कहाँ पर चलाई गई? हिमाचल प्रदेश में। सशक्त महिला ऋण योजना कहाँ पर चली? हिमाचल प्रदेश में चली। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना कहाँ पर चली? ये भी चली
हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना कहाँ पर चली, ये भी आपकी चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश में। संजीवनी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई। उसके बाद आता है कि हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष को स्वयं को ग्रीन प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इस पे इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। तो हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है कि 2025 तक वो खुद को ग्रीन प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है, उसने ग्रीन प्रदेश बना लेगा 2025 तक, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा श्याम शरण नेगी, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। हिकार्ड योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हिकार्ड योजना हिमाचल सरकार ने शुरू की थी, किस लिए, किसानों की मदद करने के लिए। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का, तो भारत का पहला राज्य जिसने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की वो है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश बना। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कौन बना, तो भारत का पहला राज्य जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंगा कहाँ पर है, ताशी गंगा ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक को बायबैक करने की योजना कहाँ पर चलाई गई, हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। नारी को नमन योजना कहाँ पर चली, तो नारी को नमन योजना चली आपकी हिमाचल प्रदेश में। ये थी हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक फीचर्स और करंट अफेयर्स। आई होप ये आप लोगों ने मेरे साथ रिवाइज किए होंगे और आप लोगों के लिए मैं जो ये इस तरीके से रिवीजन क्लास लेकर के आती हूँ, आई होप आप लोग इसको, ये आप लोगों के काम आएगी, आप लोग इसका अच्छे से यूज़ कर सके हो। तो मेरे साथ बोलते रहिए, रिवीजन में रुकिए नहीं। और क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई स्टडी ग्रुप है, कोई पीयर ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, धानु यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो देखिए धानु यात्रा उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर टाइप का प्रदर्शन है। मतलब इसमें होता क्या है, धानु यात्रा उत्सव में श्री कृष्ण और मामा कंस जो हैं उनकी कहानी पर कलाकार जो है प्रदर्शन करते हैं, ओपन थिएटर टाइप का नाटक करते हैं, ठीक है। और ये जो त्यौहार है इसका सेलिब्रेशन कितने दिनों तक चलता है, 11 दिनों तक चलता है। तो धानु यात्रा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ और पर्व देख लेते हैं जो अभी चर्चा में रहे हाल ही में। तो उड़ीसा में मनाया जाता है आपका नुआखाई महोत्सव, ठीक है। रज पर्व मनाया जाएगा आपका उड़ीसा में। बाली यात्रा महोत्सव पूछा जाए तो ये भी आपका उड़ीसा में मनाया जाएगा। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, क्योंकि कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में ही है, तो कोणार्क नृत्य महोत्सव आपका उड़ीसा में मनाया जाएगा, ठीक है। छऊ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, छऊ महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाएगा। बोईता बंदना, याद रखिएगा, बोईता बंदना महोत्सव कहाँ पर होता है, ये भी हो जाएगा आपका उड़ीसा में। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ पर हो जाएगा, शीतल षष्ठी पर्व आपका उड़ीसा में ही मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, अगर आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से देख रहे हो तो आप लोगों को याद होगा। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ ये कि अभी उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस चीज़ जिसको कि जीआई टैग मिला था, मयूरभंज जिले से बिलोंग करती है, वो क्या थी, वो थी काई चटनी, ठीक है। काई चटनी, चींटी से बनी हुई, लाल चींटी से बनी हुई काई चटनी, जिसको उड़ीसा को जीआई टैग मिला था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के अनुसार गरीबी में सर्वव्यापी कमी लाने वाला या सर्वाधिक कमी कर लीजिए इसको, सर्वाधिक कमी लाने वाला राज्य कौन सा है, तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी लाने वाला, सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, ठीक है, जिसने कि गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज की है, ठीक है। और नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसे कि नाम दिया गया नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी लाने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसमें वर्ष 2013-14 से लेकर के वर्ष 2022-23 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया गया, उसी आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 24.8 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर आए हैं, गरीबी की कैटेगरी से बाहर आए हैं, ठीक है। और कुल 17.89% की कमी गरीबी में रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। अच्छा,
और अभी 11% गरीबी बची है, जिसको कि वर्ष 2030 तक 1% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये तो थी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट, बहुआयामी रिपोर्ट, जिसमें कि सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? तो दूसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गरीबी कम करने वाले राज्यों में पहला आपको रैंकिंग अगर मिली है उत्तर प्रदेश को, दूसरी मिली है बिहार को और तीसरी मिली है मध्य प्रदेश को। ये 3 राज्य हैं, इनके नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर जो है कर दिया गया है विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी होना चाहिए, तो लेकिन दोनों में एक ही ऑप्शन टाइप हो गया है। तो विपिन रावत जी कौन है? ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे, जिनका कि हेलीकॉप्टर क्रैश में, दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उन्हीं के नाम पर, भारत के पहले सीडीएस के नाम पर, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, उन्हीं के नाम पर झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। अगर विपिन रावत जी पहले सीडीएस थे तो अभी दूसरे कौन बने हैं? तो दूसरे अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, अनिल चौहान बने हैं। अच्छा, अभी पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ हम लोग रिवाइज करते हैं जो कि चीज़ें, तो नीति आयोग छूट गया था, नीति आयोग भी यहाँ पे ले लेते हैं। रिवीजन तो मेरा मेन मोटिव रहता ही है। तो देखिए, नीति की फुल फॉर्म, नीति की क्या हो जाएगी? नीति की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई को हुई थी 2015 में। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो इस समय नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा, उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं, इसलिए आपको नाम याद रखना जरूरी है। इस समय कौन है? सुमन बेरी हैं, डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, और पहले कौन थे? पहले अरविंद पनगड़िया थे, ये भी याद रखिएगा। सीईओ कौन होते हैं उपाध्यक्ष के इस समय? नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो ये BVR सुब्रमण्यम हैं, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये तो हो गया नीति आयोग। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो देखिए, जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी पीर पंजाल के दक्षिणी एरिया में, मेनली राजौरी और पुंछ क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया है। और ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आतंकवादियों को जड़ से समाप्त करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, अच्छा, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन सर्प विनाश ये भी भारतीय सेना के द्वारा ही चलाया गया था। कब चलाया गया था? वर्ष 2002 में चलाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जिसे कह रहे हैं हम, 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हरियाणा में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वर्ष 2023 में ये कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था, 9वां संस्करण था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, ये सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होता है और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय आबादी को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए इस विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस बार इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक पहुंच। ठीक है, इसमें कुल 22 देशों ने हिस्सा लिया था, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर विज्ञान दिवस और विज्ञान महोत्सव की बात हो रही है तो हमारे ध्यान में आने चाहिए 2 डेज। एक तो होता है नेशनल साइंस डे, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये कब होता है? ये 28 फरवरी को होता है, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल साइंस डे कब होगा? इंटरनेशनल साइंस डे जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 10 नवंबर को होता है। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ और याद आनी चाहिए, हरियाणा का नाम आया है तो हरियाणा में 2 बड़े बहुचर्चित फेस्टिवल आयोजित किए गए थे। एक था इंटरनेशनल
गीता महोत्सव, ठीक है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये भी कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हरियाणा कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है, ठीक है। और दूसरा है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद, हरियाणा में किया जाता है। तो याद रखिएगा इनको। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में निपाह वायरस का पहला मानव परीक्षण किसने किया है? तो निपाह वायरस के टीके का, यहाँ पे वायरस ही नहीं, इसको टीका कर लीजिए, निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किसने किया है? तो निपाह वायरस के पहले टीके का पहला मानव परीक्षण जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ये जो परीक्षण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है, ये 18 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्तियों पर किया गया है, ठीक है। और इस जो निपाह वायरस की वैक्सीन है उसका नाम क्या है, उसको भी हम देखते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा CHADOX1 निपाह, ठीक है, निपाह बी, ये है वैक्सीन का नाम। अच्छा, तो जो OX है ये ऑक्सफोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, बाकी ये सारे लेटर्स वैक्सीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बात करेंगे निपाह वायरस की। तो निपाह वायरस क्या है? वायरस एक वायरल डिजीज़ है। कैसे फैलती है? फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलती है। जो निपाह वायरस है उससे संक्रमित जो भी चमगादड़ होते हैं, जिस फल को खा लेते हैं, फिर वो फल जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, जो वो मानव के टच में आता है, इंसान उसे खाते हैं, तो वो जो है ये वायरस इन ह्यूमन बॉडी में एंट्री कर जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इसका नाम जो वायरस है इसका निपाह क्यों पड़ा? निपाह वायरस इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, मलेशिया में एक शहर है निपाह, ठीक है, सबसे पहले ये मलेशिया के निपाह शहर में ये वायरस फैला, तो उसी के नाम पर इस वायरस का नाम निपाह वायरस रख दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, निपाह वायरस का नाम मलेशिया के निपाह शहर में फैला था, इसीलिए इसका नाम निपाह वायरस पड़ा। और सबसे पहले निपाह के केस कहाँ पर देखे गए? तो सबसे पहले निपाह के केस भारत में देखे गए थे, केरल में। इनका केरल का नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे कि रेबीज़ का टीका किसने जो है खोजा था? तो रेबीज़ का टीका जो है खोजा था लुई पॉस्चर ने। और भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा है जो रेबीज़ मुक्त है? तो गोवा जो है रेबीज़ मुक्त राज्य है, पहला राज्य बना है, ठीक है। इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये थे हमारे करंट अफेयर्स। हम लोगों ने 17 और 18 जनवरी के करंट अफेयर्स इस प्रकार से कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय भी किया होगा। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।